सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक, इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 3 बस की यात्रा लेकर उपस्थित हुआ हूं। चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बस की यात्रा पाठ को पढ़ेंगे। और इसके पूर्व मैंने इसके एक क्षमा करेंगे, इसके जो है लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उनका हम जीवन परिचय भेज चुके हैं। अब आइए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। तो कल आप लोगों को हम वाचन करने के लिए दिए थे। वाचन हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग वाचन किए होंगे, यानी पढ़े होंगे, बोल बोल कर पढ़े होंगे। और इसमें से जो कठिन शब्द है उसको भी लिख कर भेजे हैं, मैं भी उसका अर्थ भेज दिया हूँ, उसको देख लेंगे। और बीच बीच में जहाँ दिक्कत होगा, जो क्लिष्ट शब्द रहेंगे, जो कठिन शब्द रहेंगे बच्चों, उसको मैं बताता ही जाऊँगा। और इसमें बहुत सारे जो है मुहावरा और व्यंग इसमें है, चूँकि जो है ये जान लें बच्चों कि बस की यात्रा जो पाठ है ये एक संस्मरण है लेखक के ऊपर, या लेखक का ये संस्मरण है। और ये जो है बच्चों, ये आपका बस की यात्रा जो पाठ है श्री हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा हुआ, यह एक व्यंग है। क्या है? व्यंग। व्यंग क्या होता है बच्चों? व्यंग मतलब चोट मारना, ऐसे चुटीली बातें होती है। कटाक्ष करना, क्या करना? कटाक्ष करना या व्यंग करना, यानी किसी के बातों, किसी पर ऐसी बात जो है करना है कि उसको अंदर से थोड़ा सा दुख लगता है, कटा जो है खराब लगता है, पता नहीं चलता है, लेकिन उसको महसूस करता है तो बहुत ही जो लगता है कि जो हर्ट होता है, चोट पहुंचता है। तो ये एक व्यंग है। और ये क्या कहते हैं, हरिशंकर परसाई जी के द्वारा जो है, ये पुरानी एक बस है, आगे फिगर भी दिखाएंगे, एक बस है, वही बस पर आधारित या उसकी स्थिति, यानी दयनीय स्थिति पर, उसकी हालत पर उन्होंने एक हास्यपूर्ण जो है ये कहानी का वर्णन किया है, हास्यपूर्ण है। और ये जो आपका व्यंग है वो बिल्कुल हास्यपूर्ण है, मतलब हंसी लगता है सुनने में कहीं कहीं, लेकिन इस पर गहरा जो है उन्होंने व्यंग किया है। और जैसा कि मैं इनके लेखक परिचय में बतलाया हूँ कि ये व्यंग के लिए ही जाने जाते हैं, व्यंग में ही इनके जो है प्रसिद्धि मिली है। चलिए बच्चों, तो अब प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि अभी बतलाया कि ये जो एक व्यंग रचना है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा, और ये जो है बस की यात्रा, यानी बस की यात्रा जब उन्होंने किया था तो उसी का जो है संस्मरण के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है ना? किस रूप में? संस्मरण में। तो संस्मरण क्या है, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं बच्चों। संस्मरण का मतलब होता है कि अपने स्मृति पटल, मतलब याद के अनुसार, यादाश्त के अनुसार किसी भी विषय या व्यक्ति पर या घटना पर लिखी गई रचना को संस्मरण कहते हैं। पुनः सुन लें, किसी भी व्यक्ति या विषय के अपने, क्षमा करेंगे फिर से बोल देते हैं, स्मृति के आधार पर, स्मृति मतलब याद के आधार पर, स्मरण के आधार पर किसी भी विषय या व्यक्ति के बारे में जो रचना लिखी जाती है वो संस्मरण कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों संस्मरण क्या होता है? चलिए अब प्रारंभ करते हैं कि क्या है। तो बच्चों आज हम लोग को पढ़ना है बस की यात्रा। बस की यात्रा में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लेखक जो हरिशंकर परसाई जी हैं, उनके साथ कई मित्र भी थे, और वे कहीं गए हुए थे और वापस उनको जबलपुर जाना था। कहाँ? जबलपुर। जबलपुर बच्चों मध्य प्रदेश में है। और जबलपुर जाने से पूर्व इनको जो गाड़ी पकड़नी थी वो पन्ना जाती थी, पन्ना से फिर सतना जाना था, सतना से फिर वो जबलपुर इनको जाना था। कहाँ? तो सबसे पहले इनको जहाँ थे ये अपने मित्रों के साथ, वे वहाँ से जाना चाह रहे थे। कहाँ? तो जबलपुर। और जबलपुर से जाने के लिए पहले आपको बस से इनको जाना पड़ता। कहाँ? पन्ना। पन्ना भी एक जगह का नाम है, मध्य प्रदेश में। पन्ना से फिर सतना, सतना से फिर इनको जाना पड़ता कहाँ? जबलपुर। चलिए बच्चों, तो आइए, जबलपुर जाना था
तो कहता है यहाँ पर कि हम 5 मित्रों ने तय किया शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से ऐसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। यानी कि जैसा कि अभी मैंने बतलाया कि पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे के बाद मिलती है, जो जबलपुर को मिला देती है, मतलब वहाँ पहुँचाती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये जो लेखक थे उनके जो समूह में उनके साथी में से कुछ को ड्यूटी भी जाना था, है ना, काम पर जाना था सुबह में, तो इसलिए एक दिन पहले वो शाम के बस से जाना चाह रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर कहता है कि इसलिए वापसी की का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। इसको समझने की ज़रूरत है बच्चों। जब वो घर से निकले, घर से तात्पर्य है कि जहाँ थे वे और उनके साथी लोग वहाँ से जहाँ जाना चाह रहे थे, तो जो लोग वहाँ पहुँचाने के लिए आए थे, विदा करने के लिए आए थे, है ना, सी ऑफ करने के लिए आए थे, तो वे लोग जो थे यहाँ पर क्या है, ऐसा सलाह दिए कि इस शाम वाली बस से नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है भाई? तो ये बस क्या जो है डाकू, रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो नहीं, यह बस डाकिन है। जो लोग था साथ में वे बोलते कि नहीं, ये बस जो है यहाँ रास्ते में डाकू नहीं मिलते, बल्कि ये बस ही डाकिन है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ बच्चों कि अगर डाकू मिलता है तो डाकू तो मान ली रास्ते में से लूट लेगा, हम लोग को सब कुछ अपना दे देंगे, तो वो हमको छोड़ भी देगा। लेकिन अगर बस डाकिन है, डाकिन से तात्पर्य है कि ये बस की स्थिति इतनी जर्जर थी, इतनी हालत ख़राब थी कि वो कहीं भी एक्सीडेंट अर्थात दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी, और उस दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में उसमें जितने भी यात्री बैठे रहेंगे तो भगवान ही उसे बचा सकता है, इसके अतिरिक्त कोई और बचाने वाला नहीं है। तो सभी की मृत्यु भी हो सकती है। तो डाकिन का मतलब है, यहाँ कहा जा सकता है कि उसको जो है निगल जाने वाली अर्थात खाने वाले अर्थात विनाश करने वाली जो होती है, उसको डाकिन का संज्ञा दी जाती है बच्चों। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, लोग जब बोलते हैं कि इस शाम वाली बस से नहीं जाना है, इसलिए सलाह दे रहे थे कि उस गाड़ी की स्थिति इतनी जर्जर थी, इतनी हालत ख़राब थी कि वे उसको कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था। इसीलिए लोग मना कर रहे थे कि नहीं, इस गाड़ी से नहीं जाना है। तो ये लोग बोले क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोग बोलते हैं नहीं। तो कहता कि बस डाकिन है। तो डाकिन का भी समझाए बच्चों। देखो जैसा कि फिगर में देख पा रहे हो, ये बस की स्थिति कैसी है, टूटा फूटा है, पूरा जर्जर स्थिति है, एकदम बहुत पुरानी जो है गाड़ी है ना। अब आगे कहता है कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। यानी लेखक क्या कर रहे हैं कि बस को देखा तो क्या हुआ, उसके प्रति सम्मान या श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब खूब वयोवृद्ध थी, वयोवृद्ध मतलब काफ़ी पुरानी थी। ऐसे वयोवृद्ध का मतलब काफ़ी जो बूढ़ी हो जाती है महिला, है ना, उसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर है कि खूब वयोवृद्ध मतलब बहुत पुरानी गाड़ी थी, सदियों मतलब कई सौ वर्षों का जो है उनके पास अनुभव था, निशान ली हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। लेखक कहते हैं कि लेखक जब उस गाड़ी की स्थिति को देखे, हालत को देखे, कितनी स्थिति जर्जर है, तो उसके प्रति जो है श्रद्धा उमड़ पड़ी, सम्मान जो है दिमाग में आया, और लगा कि ये बहुत पुरानी है। लेकिन इसके पास जो है जो अनुभव का जो निशान बहुत ही जो है सदियों का, यानी कि बहुत पुरानी है, अर्थात 100 वर्षों से अधिक का है ना। इसलिए इसे सफ़र करना नहीं चाहते हैं कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था से तात्पर्य है कि जब किसी वृद्ध व्यक्ति या महिला को अगर कोई चीज़ होता है तो काफ़ी वृद्धावस्था में थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ता है बच्चों। तो अगर उस पर किसी प्रकार का लोड वजन, तात्पर्य है कि अगर किसी प्रकार का कोई काम दे दिया जाए तो उसको ले करने में उस वृद्ध व्यक्ति को या महिला को काफ़ी कठिनाई का जो है सामना करना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार ये पुरानी बस है, तो पुरानी बस में अगर सवार हो जाएंगे हम लोग तो इसको खींचना पड़ेगा, अर्थात ले जाना पड़ेगा। इसकी स्थिति खराब है तो ये इससे काफ़ी कष्ट हो सकता है, और होगा तो कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कहता है कि वृद्धावस्था में कष्ट देना ठीक नहीं है। यह बस पूजा के योग्य थी, पूजा के योग्य, इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। पूजा योग से तात्पर्य है कि इसको अब इस पर सवारी करने के लायक ये नहीं रहा, क्योंकि अब इसमें इतनी जान या इतनी जो है ताकत नहीं रह गई जो कि हम लोग को का वजन ये खींच सके। लेकिन ज़बरदस्ती जो इसमें
करने की बात है, ज़बरदस्ती ले जाता है। आजकल का ये प्राइवेट बसों वाले जितने भी कंपनियों वाले जो लोग होते हैं, पैसा कमाने का लालच में, है ना, यात्रियों को भी नहीं समझते हैं, बस की स्थिति को नहीं देखते। उससे सिर्फ उनको लगता है कि कहीं से हमको पैसा सिर्फ आना चाहिए, और पैसे के लालच में, है ना, व्यक्तियों के जो है जान की परवाह किए बिना, और ये जो है इस गाड़ी पर, वो अपने गाड़ी पर जो है लेके चलते रहते रास्ते में जो हो जाए। चलिए बच्चों, आगे कहता है कि बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी के हिस्सेदार से तात्पर्य है कि एक बस के जो कंपनी था, कंपनी का कोई पार्टनर था, यानी कि जो है हिस्सेदार था, वो भी उसी बस से जा रहे थे। उनसे पूछा ये लेखक कि यह बस चलती भी है? तो वह बोले, पार्टनर साहब, है ना, कि चलती क्यों नहीं जी, अभी तो चलेगी। हमने कहा, वही तो हम भी देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? तो कहता है बस मालिक, हाँ जी, कैसे और कैसे चलेगी? जी हाँ, बिल्कुल चलेगी, अपने आप चलेगी। यहाँ पर देखिए कैसे जो है बात है, गजब हो गया, ऐसी बस आपने अपने आप चलती है, ये लेखक कहते हैं। और उसके बाद में फिर लेखक जो थे आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा का मतलब वो क्या है, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, निर्णय नहीं कर पा रहे थे, आगे पीछे मन में चल रहा था कि इस गाड़ी से जाएं या न जाएं, क्या करें, माने मन में कई बातें जो है आ रही थी उनका। और ये सोच सोच करके वो परेशान थे कि जाएं, एक मन कह रहा था कि जाएं, एक मन फिर कहता है कि नहीं नहीं जाएं, चूँकि गाड़ी की स्थिति ठीक नहीं है। ये मन में आगे पीछे अर्थात जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो उन्हीं लेखक के साथ ही एक डॉक्टर मित्र भी थे, अर्थात एक मित्र जो थे वो डॉक्टर थे, है ना। तो वो जो है अपने साथियों को कहते हैं कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली है, बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यानी कहने का मतलब वो भी एक तरह से व्यंग ही यहाँ पर किए हैं, और व्यंग करके यहाँ पर बोले हैं कि चलो, डरना नहीं है, बस बहुत ही अनुभवी है, क्योंकि बहुत पुरानी बस है, इसका मतलब अनुभवी है। और ये नई नवेली अर्थात नई नई बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें ये जो है अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में बिठाकर लेकर चलेगी, है ना। ये डॉक्टर मित्र ने सलाह दिए अपने लेखक और भी जो मित्र थे साथ में। अब कहता है कि हम बैठ गए, अर्थात लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे भी इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ एक बात का जो है समझ में आ रहा है कि जो लेखक और उसके मित्रों को, उनके मित्रों को जो पहुंचाने के लिए आए थे, विदा करने के लिए आए थे, वो इस प्रकार से देख रहे थे कि अंतिम विदाई दे रहे हैं, जैसे कोई मृत आदमी को विदाई देते हैं, या जो है किसी से बिछोड़ना रहता है या मर जाता है, तो लगता है कि ना आंखें नम हो जाती है, आंसू जो है भर जाता है, तो उस प्रकार से विदाई दी जाती है। जिससे ज़्यादा, या ऐसा भी होता है कि कभी कभी किसी से ज़्यादा लगाव हो जाता है, और लगाव होने के बाद में फिर उसमें क्या, उसको लगता है कि जो है ये हमसे बिछुड़ रहा है सदा सदा के लिए, इसलिए उसकी आंखें जो नम हो जाती है, भावुक हो जाते हैं, और उसके बाद उससे जो है अपना नाता तोड़ने की बात आती है। तो ठीक उसी प्रकार जो विदा करने आए थे, वो जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा है, अर्थात जब यहाँ दो बातें उभर कर आती है बच्चों। सबसे पहले क्या कि एक, जब यहाँ पर पृथ्वी पर अगर जो है जन्म लिए हैं, तो उसको एक दिन मृत्यु होना निश्चित है ना। तो आना जाना वही यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि आना जाना तो लगा है, आया है सो जाएगा, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो। रंक से तात्पर्य है गरीब, और फकीर तो भी उसी में आता है राजा। यानी जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना ही है, अर्थात किसी भी कारण से उसको मृत्यु को प्राप्त होना है। यहाँ कारण है कि आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, कोई कारण चाहिए। तो इस प्रकार से उन लोगों ने, जो लेखक थे और लेखक के जो मित्र थे, उसको विदा दे रहे थे। कौन दे रहे थे? उनके साथ जो विदा करने के लिए आए थे। आगे इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यहाँ जब बस पर जब लेखक सहित अपने मित्रों के साथ बैठ गए, तो जब स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था
कि जैसे देखते हो ना, जब कोई कबाड़ा टाइप का हो जाता है गाड़ी, तो जब स्टार्ट होता है तो उसका पूरा बॉडी ही जो है झनझन झनझन करने लगता है, हिलने लगता है। और हिलने के बाद में ये लगता है कि कोई इधर, यानी कि इंजन के साथ साथ पूरा बॉडी, उस अर्थात बस का बॉडी पूरा जो है हिलने लगता है। तो ठीक वही हुआ भी, क्योंकि उसकी स्थिति इतनी खस्ता थी, इतनी हालत ख़राब थी, दयनीय थी, कि वो जब इंजन स्टार्ट हुआ तो लग रहा था कि इंजन, सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं, है ना। ऐसा लग रहा था, मतलब पूरा कंपन हो रहा था। और उसमें जो कांच बचे हुए थे, बहुत कांच, संभवतः कांच तो टूटे हुए थे, जो बचे हुए थे उससे लेखक को लग रहा था कि मुझे उससे बचना है, क्योंकि उससे नुकीले नुकीले जो है कांचे थी, अगर थोड़ा बहुत भी अगर चुभ जाता तो घायल कर सकता था। इसीलिए वहाँ कहता है कि जो है कुछ जो खिड़कियों में जो कांच था वो तो टूट गई थी, और जो बची थी उससे हम लोग को बचना था। तो वही कहते हैं लेखक कि हम फौरन, मतलब तुरंत खिड़की से दूर सरक गए, मतलब खिसक गए, और फिर इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। मतलब देखते हैं बच्चों, जब आप लोग गाड़ी पर चढ़ते होंगे तो इंजन का जो है, जहाँ ड्राइवर रहता है या उसके आगे रहता है या उसके नीचे रहता है, तो वहाँ ज़्यादा जो है आवाज़ होती है ना। जबकि सही रहती है गाड़ी तब। और यदि गाड़ी ही खराब हो तो ऐसा तो प्रतीत होगी ही कि लग रहा है कि मैं जहाँ बैठा हूँ उसके नीचे ही इंजन है, और इतना जो है आवाज़ घड़ घड़ कर करता है कि जैसे लगता है कि पूरा जो है कंपन कर रहा है। ठीक उसी प्रकार इस गाड़ी की स्थिति इतनी दयनीय थी, जैसे लग रहा था कि उस गाड़ी जहाँ हम बैठे हुए हैं सीट के इंजन भीतर ही इंजन है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कहता है कि बस सचमुच चल पड़ी, यानी स्टार्ट हुई और चली, है ना। और लेखक को लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो चीज़ आता है, यानी गांधी जी के द्वारा चलाई गई अंग्रेजों के विरुद्ध जो है असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन थी। ये बस से किस तरह से लेखक जोड़े हैं, पहले इसको हम जानते हैं। गांधी जी के द्वारा क्या था सो, उसके बाद बस से यहाँ पर किस प्रकार जोड़ा गया है वो भी मैं समझाता हूँ, है ना। यहाँ पर गांधी जी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेखक हम भारतीयों के प्रति हमलों के विरुद्ध काफ़ी जो है अत्याचार कर रहा था। तो गांधी जी हिंसात्मक ने अहिंसात्मक वो जो रवैया अपना करके उसके साथ पेश आना चाहते थे। तो क्या करते थे? असहयोग, मतलब उसका कोई सहयोग करके करना नहीं चाहते थे। और ये जो है असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका, है ना, एक दांडी मार्च के रूप में जो है चलाए थे। कब चलाए? 1930 में, और 1931 में ये खत्म हुई थी। दूसरा बार जब हुआ था 1934 में हुआ था बच्चों, है ना। और 1920 में एक और ये हुआ था। तो दोनों जो है चलाए थे क्या? असहयोग के रूप में, सहयोग नहीं करना। और सविनय अवज्ञा का मतलब हुआ कि विनय के साथ, यानी तुम्हारी बातों को मैं मानूंगा लेकिन तुम्हारी जो है आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये बात थी। तो ठीक उसी प्रकार जो बस जो थी, वो बस की जितनी भी जो है बॉडी में से जो पार्ट्स थे, जैसे मान लीजिए कि इंजन का है, फिर जो है बॉडी का कांच है, बॉडी का जो बॉडी है, फिर अंदर सीट है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि टूटा फूटा था, जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी, है ना। एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं था, अर्थात एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहा था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे लग रहा है कि वो असहयोग आंदोलन चल रहा है। क्योंकि जब बस चल रही थी तो पूरा जो है बस के जो है पार्ट्स, जितने भी जो है पार्ट्स पुर्जे थे, एक दूसरे से अलग हो रहे थे, एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे थे। कोई उधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। इस तरह से एक दूसरे का असहयोग कर रहा था, यानी बस के जो है जो भी हिस्से थे। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। इसीलिए यहाँ पर जोड़ करके यहाँ पर लेखक ने बतलाया है। कहते हैं उससे ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए और लेखक को समझ में आ गया कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर ही बैठा हुआ है। तात्पर्य यह है बच्चों कि यहाँ पर जब गाड़ी चल रही थी तो चलने के बाद यानी लेखक को ऐसा लगा कि अब जो है
इतनी जो है उसमें खराब स्थिति थी कि जो है कभी सीट इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, कभी इधर जब हो रहा था, मैंने काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो जब 8-10 मील चल चुकी जो है गाड़ी, तो चलने के बाद उनके अंदर जो भेदभाव रहा था हो रहा, भेदभाव से तात्पर्य यहाँ पर कि लग रहा था कि कब सही हो, कभी चलेंगे, कब पहुँचेंगे, लेकिन अंतिम में वो ये सब चीज़ों से निश्चिंत हो गए कि अब कुछ होने वाला नहीं है, और वो जो है निश्चिंत होकर के बैठ गए, क्योंकि वो जो उनको साथ ही नहीं दे रहा था, क्योंकि बॉडी का पार्ट्स जितने भी थे एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे, और असहयोग करने में तो ये क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि जो है एक दूसरे जुड़ा नहीं हो तो किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा तो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, क्योंकि गाड़ी चलती है तो थोड़ा हिलता डुलता है, और उसमें भी इस गाड़ी की स्थिति इतनी जर्जर है कि कहना ही नहीं है, किसी पार्ट्स में जो है ना, जुड़ाव नहीं है, इसलिए एक दूसरे का असहयोग कर रहा था। अब आगे है कि एकाएक बस रुक गई। चलते चलते जब 8-10 मील जो है चली गाड़ी, उसके बाद क्या हुई, गाड़ी रुक गई। तो मालूम पड़ा, क्या मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है ना। क्या हो गया, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। नहीं, कहने का मतलब वो काफ़ी पुरानी बस थी, तो छेद हो जाने से उससे जो है उसका जो तेल था, वो पेट्रोल वो लीक होने लगा। अब ड्राइवर क्या किया कि बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डाल करके, मतलब कोई पाइप डाल करके इंजन में भेजने लगा। और तब जो है लेखक को उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को दूध की शीशी लगाती है। यहाँ लेखक यहाँ ये कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि अभी ड्राइवर ने तो बाल्टी में ही जो है पेट्रोल रख करके पाइप के द्वारा भेज रहा है, लेकिन अब कुछ देर के बाद में लग रहा है कि कंपनी के जो हिस्सेदार गाड़ी में बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे भाई, कि इंजन को ही अपने गोद में रख लेंगे और उसे पाइप से पेट्रोल पिलाएंगे। जिस प्रकार की एक माँ जो है अपने बच्चों को है ना गोद में रख करके जो है अपने गोद में या सुला करके दूध की शीशी जो है दे देती है और बच्चे पीते रहते हैं। बस की रफ्तार जो है 15-20 में, जो कहता है कि बस की रफ्तार अर्थात स्पीड कितना थी भाई, 15 से 20 मील हो गई थी। और लेखक को ऐसा लग रहा था कि किसी हिस्से पर भरोसा नहीं है, ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत उस समय लुभावने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, है ना। जब रोड पर सड़क पर चलते हैं बच्चों तो देखते हैं ना, दोनों तरफ जो है क्या रहता है, पेड़ लगे हुए होते हैं, है ना। और उस पर जो है पक्षी भी बैठे होते हैं। और कहता है कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाएगा, जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तात्पर्य यह है कि जब हम लोग सड़क पर चलते हैं तो ऐसा देखते हैं कि सड़क के दोनों किनारे पर में क्या है, पेड़ लगे होते हैं। तो ये लेखक को ऐसा लग रहा था, गाड़ी की स्थिति अर्थात बस की स्थिति को देख करके ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था, मालूम हो रहा था कि कब उस क्षमा करेंगे, बस से जाकर जो है पेड़ जो टकरा जाएगी, बस पेड़ से टकरा जाएगी और दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे एक एक पेड़ जो है पार होता था तो ऐसा लगता था कि चलो एक पेड़ से मैं बच गया, फिर अगला पेड़ जब आता था तो ऐसा डर लगता था कि जैसे उसमें जाकर हमारी बस टकरा जाएगी। इसलिए ऐसा जो है उनको डर लग रहा था। और ये भी लग रहा था कि यदि कोई झील आ जाए या कहीं वैसा जो है पानी की ये आ जाए तो फिर उसमें भी गोता कहीं ना लगा ले, अर्थात उसमें गिर न जाए, ये भी डर लग रहा था। किसको, लेखक को। एकाएक बस रुक गई, है ना, और ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें मतलब उपाय की, पर वह बस चली नहीं और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अर्थात गाड़ी की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो कुछ देर चलने के बाद फिर गाड़ी जो है रुक गई। और फिर जब काफ़ी उपाय किए तब वो किस रूप में, जैसे मानो कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा मतलब गाड़ी जब ड्राइवर कुछ जो खराब होती थी वो ठीक करता था तो थोड़ी दूर चलती थी, फिर रुक जाती थी, फिर ठीक करता था, फिर चलती थी, फिर रुक जाती थी। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि तुम जो कह रहे हो जरा सा मान लेते हैं लेकिन हम मानेंगे नहीं, सुन लेते हैं लेकिन मानेंगे नहीं। यहाँ पर गांधी जी का वही था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अर्थात विनय के साथ वो आंदोलन करना था। नहीं, तुम कह रहे हो मान लेते हैं लेकिन मैं तुम्हारी बातों को
वो अमल नहीं करूँगा, उस पर चलूँगा नहीं। ठीक वही यहाँ पर हो रहा था कि जब भी गाड़ी खराब हो रही थी, ड्राइवर ठीक कर रहा था तो थोड़ी दूर चलती, फिर रुक जाती, फिर रुक जाती, जो ठीक करता तो फिर रुक जाती, इस तरह से वो चल रहा था। तो कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। सोचिए, इतनी स्थिति खराब है, बार बार खराब हो रही है बस, उसके बाद भी बस के जो हिस्सेदार थे अर्थात कंपनी का जो पार्टनर था उसमें बैठा हुआ, वो कह रहा है तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक है, नहीं संयोग है की बात है कि ऐसा खराब हो रहा है, कभी ऐसा होता नहीं था। यानी कहने का मतलब लेखक और उनके मित्र जो साथ में बैठे हुए थे उसको एक तरह से मूर्ख बनाने का काम कर रहा था प्राइवेट जो वो बस के जो है कंपनी के जो हिस्सेदार था। कहा था छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। छीन चांदनी का मतलब चांदनी रात, कभी कभी देखना चांदनी रात जो फुल मून लाइट होता है, पूर्णतः जो है चांदनी रात में जो है पूरा जो है दिखाई देता है, एकदम लगता है कि जैसे दिन जैसा, ऐसा दिन तो होता नहीं है, दिन जैसा प्रतीत होता है। तो वो अगर हल्का सा दिखाई देता है तो ऐसा ही लग रहा था कि छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। और लग रहा था जैसे कि कोई वृद्धा थक कर बैठ गई, जैसे कोई वृद्धा हो, वृद्धा मतलब जो है कोई महिला हो, बूढ़ी महिला हो, और वो चलते चलते थक जाती है तो पेड़ों के नीचे बैठकर आराम जो करने लगती है, ठीक उसी प्रकार वही स्थिति में जो है बस भी लग रही थी। और ये लेखक कह रहे हैं कि हमें तो ग्लानि हो रही थी, अंदर से पूरा खराब जैसा लग रहा था कि बेचारी पर लत। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर कटाक्ष अर्थात व्यंग कर रहे हैं लेखक कि यदि यहाँ किसी प्रकार का बस को दिक्कत हो जाता है तो प्राणांत कर हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाता है, तो इस बियाबान मतलब सुनसान होता है, अंत्येष्टि मतलब होता है उसको दाह संस्कार करना, है ना। मृत्यु जब हो जाता है तो उसके बाद उसको जो है या तो दफन किया जाता है या तो फिर उसको जला दिया जाता है। तो वही यहाँ पर कहता है कि यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो जाता है और यहाँ पर प्राणांत हो जाता है अगर इसका, तो हमें इस बियाबान जंगल में अर्थात सुनसान जगह में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। ये लेखक कर रहे हैं बच्चों, कटाक्ष कर रहे हैं। पार्टनर फिर जो है बोलता है कि क्षमा करेंगे कि हिस्सेदार साहब ने इंजन जो खोला और कुछ सुधारा। फिर जब इंजन सुधारा, जो पार्टनर था उसमें बैठा हुआ था, कंपनी का हिस्सेदार बैठा हुआ तो कुछ सुधारा, तब उसके बाद बस थोड़ी दूर चली, उसके बाद फिर उसकी चाल अर्थात स्पीड जो है कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने से तात्पर्य है कि गाड़ी का जो लाइट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगी और चांदनी में जिस प्रकार रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी अपनी, तो वह उम्र ही नहीं रही। तात्पर्य ये बच्चों यहाँ समझाने का है, समझाते हैं कि जब कोई वृद्ध महिला हो या वृद्ध जो है यानी कि बुढ़ा हो या बूढ़ी हो, यदि उसकी आँखों से रोशनी छिन जाती है अर्थात वृद्धावस्था में रोशनी कम जाती है तो वो ज़्यादा चल नहीं पाती है और दिख नहीं पाता है। जब दिख नहीं पाता है तो उस स्थिति में वो धीरे धीरे चलती है और फिर जो है अपना काम लेती है। तो अगले को वो कहती है कि जाओ भाई तुम पहले जाओ, क्योंकि अब हमारा उम्र नहीं रहा, हमारा अब आँखों सब दिखाई पड़ता नहीं है, इसलिए तुम आगे अपना काम करो, हमको धीरे धीरे करने दो। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ गाड़ी की भी बात है। गाड़ी जब चल रही होती है तो वो धीरे धीरे चलती है, जब पीछे से कोई गाड़ी आती है तो उसको पास दे पहुँचा। हाँ तो बच्चों यहाँ पर पुलिया पर जब जैसे ही पहुँचा तो आगे जाकर के उसकी गाड़ी जो है कि जो ये क्या कहते हैं चक्का से हवा निकल गया अर्थात वो पंचर हो गया और वो हिलकर वहीं पर रुक गई। कहा जा रहा है कि यदि स्पीड अर्थात तेज गति में होता तो उछल कर वो नाले में गिर जाती। और मैंने अर्थात लेखक ने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा और वह टायरों की हालत जानते हुए फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे थे। लेखक का यहाँ कहना है कि बस के हिस्सेदार को इतना मालूम था कि इसकी स्थिति बहुत ही खराब है, फिर भी वो जो है अपना जान को हथेली पर लेकर के और जो है इस पर सफ़र कर रहा था। अर्थात उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा उत्सर्ग की भावना का मतलब बलिदान त्याग की ऐसी जो है बलिदान कि यानी कि कहने का मतलब बस के हिस्सेदार को मालूम था कि दुर्घटना हो सकता है, फिर भी वो बस पर चढ़कर जो है चल रहा था। तो ये बलिदान की बात ही तो है, तो ये बलिदान की बात तो दुर्लभ है ना।
इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी यहाँ व्यंग किए हैं, ये जो है परसाई जी व्यंग किए हैं और वह कह रहे हैं कि आदमी का ये जो है जो सोच है या उत्सर्ग की भावना है, बलिदान की जो भावना है वो दुर्लभ है। अगर ये मर जाता तो भगवान जो है बाहें पसारे होते हैं कि मतलब जैसे कोई अच्छा काम करता है तो लगता है ना कि उसको जो है अपने बाहों में जो है समेट लें। तो इसी प्रकार यहाँ पर कटाक्ष किए हैं और कहे हैं कि जब ये मरता तो भगवान जो है दोनों बाहें फैलाए हुए रहते और कहते कि देख लो ये महान आत्मा जो है आ रहा है, एक टायर नहीं बदला लेकिन अपना प्राण दे दिया। तो इसीलिए यहाँ पर कहता है कि एक और कटाक्ष किए हैं कि ऐसे आदमियों को क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्योंकि क्रांतिकारी का मतलब है कि अपने विरोध जो है देश के विरुद्ध जो क्या कहते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रहे थे उस समय जो हमारे देश के जो भी क्रांतिकारी थे अपनों और अपना बिना परवाह किए हुए मृत्यु का, और वो जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। उनको ये मालूम थी कि जो है कभी भी हमें कुछ हो सकता है क्योंकि हम अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा ले रहे हैं, फिर भी वो जो है लड़ रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि ऐसे आदमियों को कि जो है बस का जो हिस्सेदार है कि एक टायर को बदला नहीं लेकिन अपना प्राण जो है जोखिम में डाल करके और उसके बाद में इस पर चढ़कर चले जा रहा है। तो ऐसे आदमियों को क्रांतिकारी होना चाहिए, क्रांतिकारी का नेता होना चाहिए था। और यदि ऐसे व्यक्ति मरेंगे तो भगवान इसके लिए दोनों बाहें फैलाए रहेंगे कि आओ महान आत्मा आ रहा है, एक टायर ने बदला लेकिन अपना प्राण गंवा दिया। चलिए बच्चों आगे है कि दूसरा हिस्सा जो है टायर लगाकर बस फिर चली, दूसरा जब लगाया टायर तो फिर चली। और लेखक कहता हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। बिल्कुल यहाँ पर अब लेखक को लग रहा था कि हम समय से पहुंचेंगे नहीं पन्ना, इसलिए वो उम्मीद बिल्कुल छोड़ दिए थे कि अब हमको नहीं पहुंचना। चूँकि गाड़ी की स्थिति ऐसी थी कि वो चल नहीं पा रहा था, थोड़ी दूर चलती फिर रुक जाती, थोड़ी दूर चलती फिर रुक जाती, इसलिए ये उम्मीद छोड़ दिए थे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी कि हम कभी भी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये उम्मीद ही छोड़ दिए थे। पन्ना का तो दूर ही बात है कि कब पहुंचेंगे इसका कोई उम्मीद नहीं है। लगता है जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। उस लोक मतलब मृत्यु लोक या दूसरे लोग जो कहते हैं वहाँ लोक प्रयाण कर जाना, इसी पर बैठे बैठे मतलब वो उम्मीद छोड़ दिए थे। चूँकि वो गाड़ी चल ही नहीं रही थी, चल रही थी फिर रुक जा रही थी, चल रही थी रुक जा रही थी, पता नहीं कब पहुँचेंगे, ये वो उम्मीद छोड़ दिए थे, है ना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए और हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह, है ना, गाड़ी पर बैठकर चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो बैठे हुए थे। सब अब इत्मीनान हो गए थे कि अब हमको ज़िंदगी यहीं गुजार ही देना है। और अब क्या है, चूँकि गाड़ी चलने रही थे तो हंसी मजाक करते हुए वे लोग अब जा रहे थे कि अब इसी पर ज़िंदगी काटनी है, तो छोड़ो अब पहुँचने का चिंता, अब इसी पर हम लोग को समय गुजार देना है ना। तो इसीलिए अपना बेफिक्र होकर के सब अपने में हंसी मजाक करने लगे। गाड़ी जा रही थी, जब रुक रही थी, चल रही थी, कोई चिंता नहीं, अपने में आपस में मजाक और मस्ती कर रहे थे। चलिए बच्चों, तो इस ये पाठ आपका समाप्त हुआ। अब इसको आप लोग ध्यान से सुन करके कोई दिक्कत होगा तो आप अवश्य पूछिएगा, है ना, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए धन्यवाद।